तो देखो लास्ट क्लास हमने क्या किया था, श्रोडिंगर इक्वेशन जो है किसके रूप में, जब हम किसी भी फोर्स को इंक्लूड करें तो उस कंडीशन में पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगने के कारण जब वो गति करता है तो गति के कारण उससे क्या उत्पन्न होती है, एक तरंग उत्पन्न होती है, और उस तरंग की गति की जो समीकरण थी वो हमने ज्ञात की थी, ठीक है ना। वो तरंग की गति की जो समीकरण हमने निकाली थी वो क्या प्राप्त हुई थी आपके, माइनस के एच कट का स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर प्लस v कोष्टक में r वेक्टर t कोष्टक में क्या आ जाएगा साइन r वेक्टर t बराबर आयोटा h कट डेल साइन r वेक्टर t अपॉन डेल t। कोई भी पार्टिकल जब क्या है किसी न किसी प्रकार से बाह्य बल से अगर क्या बल के कारण अगर गति कर रहा है या फिर उसके पास में स्थिति की किसी स्थिति के कारण उसके पास में कोई स्थितिज ऊर्जा है तो उस कंडीशन के अंदर जो उसका श्रोडिंगर इक्वेशन है वो किस प्रकार से दिया जाता है, इस प्रकार से दिया जाता है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये समीकरण है इसको कौन सी समीकरण भी बोलते हैं, काल आश्रित समीकरण भी कहते हैं। ये कौन सी समीकरण है, श्रोडिंगर की टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है। किसी भी पार्टिकल की जो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है वो क्या होती है, वो इस प्रकार से दी जाती है। तो हमने टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन तो निकाल ली, उसी प्रकार से हमें क्या करना है, जब से हमने टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन निकाली उसी प्रकार से हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन भी ज्ञात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमें कौन सी इक्वेशन ज्ञात करनी है, काल अनाश्रित क्योंकि टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन के अंदर आप देख रहे हो टाइम की टर्म आ रही है साथ में, किस तरीके से अगर कोई भी पार्टिकल के ऊपर बाहर से बल लगा रहे तो बल लगाने के कारण समय के साथ में किस प्रकार से उसकी पोजीशन परिवर्तित हो रही है, स्थिति परिवर्तित होने के साथ साथ में उसकी स्थिति ऊर्जा में जो परिवर्तन हो रहा है वो सब चीजें किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, टी समय के ऊपर भी साथ साथ में डिपेंड कर रही है। तो उस वजह से इस समीकरण को कौन सी समीकरण बोला जाता है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन या टाइम डिपेंडेंट मोशन इक्वेशन ऑफ वेव भी बोला जाता है। अब हमें क्या करना है, इसी की तरह तरह हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन भी ज्ञात करनी होगी, जिसमें क्या हो कि ऐसी इक्वेशन हो, ऐसी श्रोडिंगर इक्वेशन हो जो कि तरंग की गति की समीकरण को भी व्यक्त करे, लेकिन वो डिपेंड किसके ऊपर ना करे, वो समय के ऊपर डिपेंड ना करे, ऐसी समीकरण ज्ञात करनी होगी। तो आप लोगों को मालूम है कि जो समय के ऊपर डिपेंडेंसी है वो मेनली किसके ऊपर, वेव फंक्शन के ऊपर। तो वेव फंक्शन के अंदर तो है ही है, परंतु स्थिति ऊर्जा है वो भी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, समय के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर मान लीजिए कि कोई भी पार्टिकल है उसकी स्थिति ऊर्जा किसके ऊपर डिपेंड ना करे, समय के ऊपर डिपेंड ना करे, मतलब उसकी स्थिति परिवर्तित होती है परंतु परिवर्तन उसके अंदर स्थिति में जो होने वाला परिवर्तन है वो समय टी के ऊपर डिपेंड ना करे, सिर्फ ओनली फॉर ओनली स्थिति ऊर्जा किसके ऊपर डिपेंड करे, उस पार्टिकल की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगी। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, उस पार्टिकल की तरंग की गति के समीकरण को किसके रूप में, समय के ऊपर, समय पे टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्मेट में हम क्या कर सकते हैं, तरंग की गति के समीकरण को ज्ञात कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि यदि गतिशील कण की स्थितिज ऊर्जा, यदि गतिशील कण की स्थितिज ऊर्जा समय पर निर्भर नहीं करती है बल्कि केवल कण की स्थिति आर वेक्टर पर निर्भर करती है तो तरंग फलन या फिर स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी,
v कोष्टक में r वेक्टर t इक्वल टू क्या आ जाएगा आपकी वी आर। आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे r वेक्टर और t की दोनों की टर्म आ रही है, परंतु हमने क्या माना है कि अगर मान लो कि जो भी पार्टिकल है उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या करे ओनली फॉर उस पार्टिकल की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है, तो उस कंडीशन में ये t वाली टर्म जो है वो क्या हो जाएगी, हट जाएगी। ओनली फॉर ओनली कौन सी टर्म बचेगी, पोजीशन वाली टर्म ही बचेगी, जो कि किसके वी आर वेक्टर के बराबर होगी। अब देखो आगे इसके अंदर जब इसकी स्थितिज ऊर्जा किसके ऊपर, पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, वेव फंक्शन को भी किसके रूप में लिख सकते हैं, पोजीशन और समय, तो पोजीशन और टाइम दोनों के रूप में मिक्सअप रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं वो भी देखिए। तो ऐसी स्थिति में फलन साइन भी क्या हो जाएगा, फलन साइन कोष्टक में आर वेक्टर टी को निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। क्या होगा, साइन आर वेक्टर फाई समीकरण नंबर 1। जहां ये साइन आर वेक्टर किसको प्रदर्शित करेगा, जहां साइन आर वेक्टर केवल किसके ऊपर, केवल कण की स्थिति आर वेक्टर पर निर्भर करता है। और फाई टी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फाई टी केवल समय टी पर क्या करता है, निर्भर करता है। अब देखो, अब इस समीकरण नंबर 1 का उपयोग हम किस में करेंगे, इस समीकरण नंबर 1 का उपयोग हम क्या करेंगे, जो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन हमने निकाली थी उसके अंदर इसका यूज करेंगे। तो क्या करना, इस इक्वेशन नंबर 1 का मान किस में रखेंगे, 1 का मान काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण में रखने पर, तो काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण क्या थी, अभी हमने निकाली थी, जिसमें h कट का स्क्वायर अपॉन 2m माइनस के डेल स्क्वायर प्लस v कोष्टक में r वेक्टर t साइन r वेक्टर t आ रहा था, वो किसके बराबर था, आयोटा h कट डेल e बाय डेल साइन बाय डेल t के बराबर था। ठीक है ना, इसके बराबर था। इस इक्वेशन में हमें क्या करना पड़ेगा, साइन का मान रखना। दूसरा आपको यहाँ पे देखना है, इस इक्वेशन के अंदर आपको देखोगे तो स्थितिज ऊर्जा किसके ऊपर भी डिपेंड कर रही है, टाइम के ऊपर भी डिपेंड कर रही है, परंतु अभी हमने पढ़ा इसके अंदर जो काल अनाश्रित समीकरण निकालनी है तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि जो अगर पार्टिकल की स्थितिज ऊर्जा ओनली फॉर उस पार्टिकल की स्थिति के ऊपर निर्भर करे, न कि समय के ऊपर डिपेंड करे, तो उस कंडीशन में वी आर वेक्टर टी भी किसके बराबर हो जाता है, वी आर के बराबर हो जाता है। तो उस कंडीशन में समीकरण नंबर 1, ये जो इक्वेशन जो है कौन सी, काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण है, उसके अंदर अगर हम किसका मान रखेंगे, इस साइन आर वेक्टर टी का मान रखेंगे, तो इक्वेशन किस प्रकार से प्राप्त होगी, माइनस के h कट का स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर प्लस v कोष्टक में r वेक्टर साइन r वेक्टर 5t बराबर किसके बराबर आ जाएगा, आयोटा h कट डेल बाय डेल t साइन r वेक्टर 5t। अब देखो इस इक्वेशन के अगर आप देखोगे
तो डेल संकारक जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, किस के अंदर आप देखोगे तो ओनली फॉर ये डेल संकारक है वो किसके ऊपर, एक्स वाई और जेड के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब इसके अंदर आप देखोगे ये अवकलन संकारक डबल इंटीग्रेशन संकारक है, ऑपरेटर है, और इसका जो मान होता है वो किसके, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर के बराबर आता है, जो कि ओनली फॉर ओनली पार्टिकल की पोजीशन में होने वाले परिवर्तन के को प्रदर्शित करेगा। तो उस कंडीशन में आप देखोगे तो यहाँ पर जो पहली वाली टर्म होगी उसके अंदर अगर आप साइन आर फाई आर टी का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करोगे तो उस कंडीशन में फाई टी तो इस डेल संकारक से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। सिर्फ अवकलन सिर्फ किसका होगा यहाँ पे डेल संकारक से, साइन आर वेक्टर का होगा। उसी प्रकार से इधर की तरफ देखोगे राइट हैंड साइड में तो यहाँ पे साइन आर वेक्टर बाहर आ जाएगा और अंदर की तरफ जो इंटीग्रेशन है डिफरेंशिएशन है उसके अंदर की तरफ ओनली फॉर कौन सी टर्म रहेगी, फाई टी वाली टर्म रहेगी या टाइम डिपेंडेंट फंक्शन वाली टर्म ही रहेगी। टाइम इंडिपेंडेंट वाले फंक्शन की टर्म उसके अंदर नहीं रहेगी। तो उस कंडीशन में ये इक्वेशन वापस आगे इसको लिखोगे तो किस प्रकार से प्राप्त होगी, माइनस के एच कट का स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर साइन आर या फिर इसको इस प्रकार से लिखो फाई टी डेल स्क्वायर साइन आर वेक्टर प्लस वी आर वेक्टर साइन आर वेक्टर फाई टी इक्वल टू क्या आएगा, आयोटा एच कट साइन आर वेक्टर डेल फाई टी अपॉन डेल टी। अब क्या करो इस इक्वेशन के अंदर, इस समीकरण में साइन आर वेक्टर फाई टी का क्या करने पर का भाग लेना। जब साइन आर वेक्टर फाई टी का भाग दोगे इस पूरी समीकरण के अंदर तो आप देखो कौन कौन सी टर्म कट जाएगी इसमें। जब साइन आर वेक्टर फाई टी का भाग दोगे तो इस पहले वाले टर्म में से क्या हो जाएगा, फाई टी से फाई टी कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा, ओनली साइन आर वेक्टर बचेगा। इस वाले के अंदर देखोगे तो ये दोनों ही टर्म कट जाएंगे, नीचे वाले दोनों टर्म से, और इस वाले में ओनली फॉर साइन आर वेक्टर वाली टर्म कट जाएगी। तो उस कंडीशन में ये इक्वेशन क्या आएगी, माइनस के एच कट का स्क्वायर 2m 1 अपॉन साइन आर वेक्टर डेल स्क्वायर साइन आर वेक्टर प्लस वी आर वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, आयोटा एच कट फाई टी डेल फाई टी अपॉन डेल। ये क्या होगी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इस इक्वेशन नंबर 2 में आप देखोगे तो दो टर्म मतलब दो साइड है, एक तो लेफ्ट हैंड साइड और एक है राइट हैंड साइड। इस लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे, एक इस राइट हैंड साइड को देखो, दोनों में आप देखोगे ना तो ये वाली टर्म ओनली फॉर किसके ऊपर, यह केवल किसके ऊपर डिपेंड करती है, स्थिति आर वेक्टर पर, न कि किसके ऊपर, समय टी पर। और इसके अंदर इसका वाइस वर्सा या इसका उल्टा है, इसमें क्या है, इसमें यह टर्म ओनली फॉर किसके ऊपर, समय टी पर निर्भर करती है। न कि स्थिति आर। ठीक है, तो मतलब अगर मान लो कि इस टर्म के अंदर जो ये लेफ्ट हैंड साइड है वो ओनली फॉर किसके ऊपर, पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है, और राइट हैंड साइड अगर समय टी के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर आप क्या करो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आप क्या करोगे, अगर आप समय के अंदर परिवर्तन भी करोगे तो इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे आप पोजीशन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करोगे तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, उस पार्टिकल के ऊपर, पार्टिकल की या इस इक्वेशन के अंदर राइट हैंड साइड के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब एक अगर टाइम इंडिपेंडेंट है तो दूसरा क्या है, टाइम डिपेंडेंट टर्म है। तो उस कंडीशन में इनकी वैल्यू क्या होगी, इन दोनों की वैल्यू एक ऐसी वैल्यू के बराबर होगी जो कि न कि किसके ऊपर डिपेंड करती है, समय पे डिपेंड करती है, न ही किसके ऊपर डिपेंड करे, टाइम के ऊपर। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर अतः क्या होगा, दोनों ही पक्ष क्या होंगे, एक ऐसे
नियतांक के बराबर होने चाहिए, जो कि आर वेक्टर तथा टी क्या करें, दोनों पर ही निर्भर न करे। मतलब अगर दोनों के ऊपर ही, मतलब आप देखोगे एक तो आर के ऊपर कर रहा है और एक टी के ऊपर कर रहा है, एक टी पे नहीं कर रहा है और एक आर पे कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करो, आप इन दोनों को ऐसी इक्वेशन के बराबर रखो जिसमें क्या हो, आप समय और स्थिति दोनों में अगर परिवर्तन करो तो इक्वेशन के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं हो, तो ऐसी टर्म के बराबर इसे कर देते हैं। मान लो कि अगर ये दोनों ही पक्ष क्या है, जो दोनों टर्म्स है वो क्या है, दोनों ही साइड क्या है, एक ऐसे ही क्या कांस्टेंट के बराबर है जो कि किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, जो कि किसके ऊपर, समय और पोजीशन दोनों, टाइम और पोजीशन दोनों के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मान लो कि वो नियतम क्या है, माना कि, अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए सारा का सारा क्या है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स पूरी की पूरी किसके ऊपर, आपके इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंडेंट होती है। इस वजह से आप देखोगे ना, तो यहाँ पे आप क्या है, यहाँ पे आपको क्या है, इमेजिनेशन करना होगा कि ऐसी क्या होगी, ऐसी कोई पद होगी या ऐसी कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी जिसके कारण, जिसके अंदर आप क्या करोगे, टाइम और पोजीशन दोनों में अगर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करो तो ये इक्वेशन के अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो, इससे प्राप्त होने वाली वैल्यू में कोई परिवर्तन ना हो। तो मेनली क्या है, यहाँ पे भी क्या किया जाए, कोई एजम्पशन लिया गया जिसमें क्या बताया, माना गया है कि ये पूरी की पूरी टर्म क्या है, एक किसी नियतांक किसके, नियतांक ई के बराबर है, जिसकी विमा किसके बराबर है, जिसकी विमा ऊर्जा की विमा के समान या बराबर है। तो उस कंडीशन में इक्वेशन नंबर 2 से आप क्या ले सकते हो पुनः, तो इक्वेशन नंबर 2 से ये किसके बराबर आ जाएगी, ठीक है, ये क्या होगी आपके नंबर 3 होगी। अब देखो इस इक्वेशन के अंदर आप देखोगे ये दोनों किसके बराबर है, ई के बराबर, तो यहां से 2 इक्वेशन और निकलेगी, अब देखो ये ई के बराबर है, तो इस इक्वेशन नंबर 3 से क्या है, 2 इक्वेशन और आपकी मिलेगी, ठीक है ना। यहां से क्या आप लोगों के 2 इक्वेशन और प्राप्त होगी, एक तो क्या इक्वेशन आएगी आपकी, आयोटा एच कट डेल फाई टी अपॉन डेल टी अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, फाई टी बराबर क्या आ जाएगा आपके ई के बराबर आ जाएगा, ठीक है। एक तो इक्वेशन आपकी क्या मिल जाएगी, ये समीकरण नंबर 4, और एक इक्वेशन और आपकी जो मिलेगी वो क्या होगी, माइनस की एच कट का स्क्वायर 2m साइन 1 अपॉन साइन आर वेक्टर डेल स्क्वायर साइन आर वेक्टर प्लस वी आर वेक्टर, इसका तो क्या आएगा आपके। अब देखो यहां से साइन आर वेक्टर को उधर की तरफ ट्रांसफर कर लो, तो उस कंडीशन के अंदर माइनस के एच कट का स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर साइन आर वेक्टर प्लस वी कोष्टक में आर वेक्टर साइन आर वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा आपके ई साइन आर। ये जो इक्वेशन नंबर 5 और ये इक्वेशन नंबर 4, इन दोनों में आप देखोगे ना तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है। मेनली आप देखोगे तो ये जो है, ये इक्वेशन नंबर 5 किसके ऊपर, ये ओनली, यह केवल किसके ऊपर, केवल स्थिति
के ऊपर डिपेंडेंट टर्म है। और इसी इक्वेशन नंबर 5 को क्या बोला जाता है? क्योंकि आप देखोगे तो इस इक्वेशन के अंदर लेफ्ट हैंड से राइट हैंड दोनों तरफ आप देखोगे तो ओनली फॉर पोजीशन की टर्म ही आ रही है, कहीं भी अभी टाइम की टर्म टी नहीं आ रही है। तो इस वजह से इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 5 को क्या बोला जाता है? इक्वेशन नंबर 5 को काल अनाश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण भी कहते हैं। जिसे हल करने पर तरंग फलन साइन आर वेक्टर टी में स्थिति और निर्भर पद साइन आर वेक्टर का मान प्राप्त होता है। ठीक है ना? अब देखो कि इसके अंदर आप देखोगे ना कि एक तो साइन आर वेक्टर मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कितने 2 डिग्री है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा? इसको सॉल्व करने पे आपको क्या मिल जाएगा? साइन आर वेक्टर का मान मिल जाएगा। लेकिन ये साइन आर वेक्टर का मान निकालना आपके सिलेबस में नहीं है, ओनली फॉर एक चीज और आपके सिलेबस में है, जो ओनली फॉर कौन सी है? टाइम डिपेंडेंट। श्रोडिंगर की इक्वेशन को सॉल्व करने पे जो साइन आर वेक्टर बराबर एक्सपोनेंशियल के रूप में जो टर्म मिलती है, उसके अंदर ओनली फॉर ओनली कौन सा? ये वाला जो 5t है उसकी वैल्यू निकालना ही आपके कोर्स के अंदर है, या 5t का सोल्यूशन ही आपके कोर्स में है। तो अब आप क्या करोगे? इक्वेशन नंबर 4 को आप सॉल्व करोगे और इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा? 5t के रूप में आपको क्या मिलेगी? टर्म मिलेगी। तो यहाँ पे नीचे लिख लेना पुनः इक्वेशन नंबर 4 से आयोटा एच कट अपॉन 5t डेल फाई बाई डेल टी किसके बराबर है? ई के बराबर है। ठीक है, तो यहां से डेल फाई टी अपॉन डेल टी किसके बराबर आएगा? ई फाई टी अपॉन ई क्या आएगा? आयोटा एच कट। इसको और किस प्रकार से लिख सकते हो? डेल फाई टी अपॉन डेल टी, सॉरी फाई टी तो क्या आ जाएगा? ई अपॉन आयोटा एच कट डेल टी डेल फाई टी अपॉन डेल टी और डेल फाई, नीचे क्या आएगा? फाई टी तो क्या आएगा? माइनस के आयोटा ई अपॉन एच कट डेल टी। ठीक है, अब देखो इसको भी सॉल्व करो, इंटीग्रेशन करोगे इसका समाकलन करने पर, इसका समाकलन करोगे तो उस कंडीशन में क्या आएगा? log ऑफ फाई टी किसके बराबर आएगा? माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच कट प्लस log ऑफ सी। log ऑफ फाई टी माइनस log ऑफ सी किसके बराबर होगा? माइनस के आयोटा ई टी अपॉन एच कट। ठीक है, यहां से ln फाई टी अपॉन सी किसके बराबर आएगा? माइनस के ई आयोटा ई टी अपॉन एच कट। लॉग को हटाओगे तो इधर की तरफ क्या आ जाएगा? एक्सपोनेंशियल एकदम। तो फाई टी बराबर क्या आ जाएगा? माइनस के आयोटा ई या फिर एक्सपोनेंशियल माइनस के आयोटा ई टी अपॉन एच का। फाई टी बराबर सी एक्सपोनेंशियल माइनस के आयोटा ई टी अपॉन एच का। इस मान को, इस इक्वेशन नंबर 6 से मान किसमें रखोगे? इक्वेशन नंबर 6 से मान इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर। इक्वेशन नंबर 6 से मान आप इक्वेशन नंबर 1 में रखोगे तो साइन आर वेक्टर सी बराबर आपको क्या मिलेगा? साइन आर वेक्टर सी एक्सपोनेंशियल माइनस के आयोटा ई टी अपॉन एच का।
यदि क्या हो, या फिर आप मान लो कि अगर c का मान क्या है 1 के बराबर, तो इस कंडीशन में ये साइन आर वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, साइन आर वेक्टर एक्सपोनेंशियल माइनस क्या आएगा ई टी अपॉन एच का बराबर। ये क्या होगी आपके समय के नंबर 6 के बाद में। हाँ, अब देखो ये जो समीकरण नंबर 7 है उसके अंदर क्या है, आप देखोगे तो टाइम और पोजीशन दोनों की टर्म है। अब इसमें निकालने की इसकी बाकी रहेगी, आपको साइन आर वेक्टर की वैल्यू निकालनी बाकी रह जाती है, और वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यू मैं आपको कल बता दूंगा फिर भी। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन नंबर 7 में आप लोगों को सिर्फ कौन सी टर्म बाकी निकालनी रह गई, इक्वेशन नंबर 7 श्रोडिंगर तरंग समीकरण के हल को व्यक्त करती है, जहां साइन आर वेक्टर क्या है, साइन आर वेक्टर काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण का क्या है, हल है, जो कि कौन सी इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 5 थी। उसका सॉल्यूशन क्या होगा, साइन आर वेक्टर के रूप में निकाला जाएगा। ठीक है ना। देखो यहां तक जो श्रोडिंगर इक्वेशन थी वो पूरा का पूरा पार्ट खत्म हो गया है। अब आपके जो इस यूनिट के अंदर चीजें जो बची है, जो कि श्रोडिंगर इक्वेशन या श्रोडिंगर के इक्वेशन के ऊपर डिपेंडेंट जितनी भी एप्लीकेशंस है वो बची है। तो वो है, वो एप्लीकेशन पूरी क्या है, मैथमेटिकली है, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये भी मैथमेटिकली था, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके साथ श्रोडिंगर का तो पार्ट खत्म हो गया। अब क्या है, श्रोडिंगर के क्या एप्लीकेशन का पार्ट बची रहा। ठीक है ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो।